हेलो गाइस, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और आप इस बार एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और स्पेशली अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उसका वैल्यू बदल दिया जाता है या उसका मान बदल दिया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि √5 एक संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, कैसे जानेंगे कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो देखिएगा, देखिए दो प्रकार की संख्याएं होती है जनरली, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और याद रहे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे में हर में डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो संख्या अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या 2/3, ठीक है, 5/4, ये सभी क्या है? 6/3, ये परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, -2 भी परिमेय संख्या है, -5 भी परिमेय संख्या है। अच्छा, -2 के नीचे में 1 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हुआ। याद रखिएगा, √25 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा, तो ये 5 है। मतलब 1 2 3 4 5 माइनस वाला नंबर रहे या प्लस वाला नंबर रहे, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो सभी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, रूट के अंदर ऐसी कोई संख्या हो जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, जैसे कि 23, रूट अंडर 27, रूट अंडर, ठीक है ना, 5, रूट अंडर 2, ये सभी क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दे कि बताइए √4 क्या है, तो √4 याद रखिएगा ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वैल्यू 2 होता है। इसी तरह से √9 आ जाए, ये भी परिमेय है। √16 ये भी परिमेय है। √25 ये भी परिमेय है। √81 ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या हो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। और एक बात याद रखिएगा कि पाई जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या है, चाहे इसका वैल्यू 22/7 हो, फिर भी ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? देखिए, ऑप्शन के थ्रू हम जाएंगे। पहला ऑप्शन है √5। देखिए, √2 और √3 के बीच में √5 नहीं हो सकता, √6 भी नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। तो हमारे पास बचता है सिर्फ ऑप्शन 3 यानी सी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो 6 है, ये रूट के अंदर डबल रूट है इस टाइप का, और ये 6 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो √3 और √2 के बीच में होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले भाग देना है। जैसे आप किसी भी नंबर को भाग देंगे, तो अगर आप किसी भी नंबर को, सपोज करिए कोई भी नंबर है, उसको भाग दे रहे हैं, ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। और कभी कभी ऐसा आएगा कि आप दो तीन बार इसको भाग देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? नंबर यहाँ पे इसका शेषफल 0 आ जाएगा। तो जिसमें शेषफल 0 हो जाए उसको बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे उसको? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और जिसमें 0 आंसर नहीं हो उसको बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे उसको? अशांत बोलेंगे। ठीक है, अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनवसानी। ठीक है, अब देखिए, अनवसानी है यानी जिसका शेषफल 0 नहीं होगा, तो इस तरह होगा। कभी कभी तो वो रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, और कभी कभी रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
जब ये रिपीट करे तो इसको बोलेंगे अनावसानी आवृत्ति, और जब रिपीट नहीं हो तो उसको बोलेंगे अनावसानी अनावृत्ति, अनावृत्ति। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला है 1/11, 1/11, तो 11 से हम भाग देंगे 1 में। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 0 पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 0 आएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 बार में होगा, तो यहाँ 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 99 हो जाएगा यहाँ पे, फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर 0 लेंगे तो काम नहीं होगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर कितना बार में होगा, 9 बार में होगा। ठीक है, फिर कितना बार में होगा, 9 बार में होगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ 9 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 99 लिखेंगे, फिर 1 आएगा। देख रहे हैं ना आप, ये रिपीट कर रहा है और ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा, अनंत समय तक ये चलते रहेगा। तो इसको हम लोग शांत नहीं बोल सकते, ये क्या है, अशांत है। और अशांत में किस प्रकार का है, रिपीट हो रहा है, तो आवृत्ति इसका है अशांत आवृत्ति। तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 9/25, 9/25 यानी 25 से हम डिवाइड करेंगे 9 को, इसको 9 को 0 पॉइंट देंगे, 9 आएगा। 25 से 25 से इसको 25 का टेबल पढ़ो, 25, 50, 75, 3 बार में कितना हो जाएगा हमारा, 75 हो जाएगा। कितना बचेगा, तो हमारा जो शेषफल होगा वो हो जाएगा 15। पॉइंट दे चुके हैं तो एक 0 हम ले सकते हैं, तो 150 हो गया। 25 से कितने बार में होगा, 6 बार में 150। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका शेषफल 0 आ चुका है, शेषफल क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो इसका दशमलव प्रसार किस टाइप का होगा, ये होगा शांत दशमलव प्रसार। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। अगर हम तीसरे ऑप्शन का बात करें 3/13 का, 13 से अगर डिवाइड करेंगे हम 3 को, 13 से अगर डिवाइड करेंगे हम 3 को, किसको, 3 को। ठीक है, तो 0.3 देंगे, 13 का 13, 13 दूनी 26, ये 26 आएगा। फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ देंगे 40, 33 39, 23 आएगा। तो ये शांत नहीं है, ये भी अशांत आएगा। ठीक है, यानी अनावसानी होगा। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1/√3 के हर का परमीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए परमीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, परमीकरण अगर इस टाइप के रहे, 1/√3 हो सिंपल वाला, या 1/√7 हो, या 1/√2 हो। ठीक है, जब इस टाइप का हो, ये तो ये बहुत ही सिंपल होता है ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, 1/√3 लिखो यहाँ नीचे में, और इसको √3 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, √3 ऊपर में और √3 नीचे से क्या कर दो, √3 को मल्टीप्लाई कर दो है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 को √3 को गुना करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे √3 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। और √3 और √3 को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो आंसर हमारा जाएगा √3/3। सेम टू सेम इसको भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1/√7 है, 1/√7 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, नीचे भी क्या लिखेंगे, √7। ठीक है, 1 इंटू √7 कितना हो जाएगा हमारा, √7, और यहाँ पे √7 और √7 कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 7 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये जो है यहाँ पे ये √7 नहीं, ये √2 है। ठीक है, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 1/√2 का आंसर हो जाएगा, ऊपर में रहेगा √2 और नीचे में हो जाएगा 2। ठीक है, और यदि इस टाइप का परमीकरण रहे कि 1/2 प्लस √5, इस टाइप का अगर परमीकरण करना हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ हमारा 2 प्लस √5 है, 2 प्लस √5 है, आपको 1/2 प्लस √5 इसको लिख देना है, और आपको मल्टीप्लाई करना है इसका साइन चेंज करके, 2 माइनस √5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस √5 से। नीचे हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, मतलब फार्मूले का यूज़ करेंगे। ऊपर देखिए 1 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ नहीं होता है, जो है वही रहेगा। तो यहाँ रहेगा 2 माइनस रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे आप यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, मतलब दो प्लस में है और सेम दोनों क्या है, माइनस में है। जब भी इस टाइप का दिखे तो पहले का स्क्वायर कर देना है माइनस दूसरे का स्क्वायर कर देना, यानी रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में सेम वही रहेगा 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 होगा, नीचे में क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा 4 और माइनस। ठीक है, अब रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, रूट का स्क्वायर करने से सिर्फ उसका जो रूट है वो हट जाता है। ठीक है, तो हमारा बच जाएगा 2 माइनस रूट 5 बाय -1, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये वाला, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कि 1/√3 का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा √3 नीचे रहेगा 3, ये हो जाएगा आंसर सी। हर साल इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस बार भी आएगा, वो भी 4 नंबर में ही क्वेश्चन, या तो 1/√5 रहेगा या 1/5 रहेगा या √7 रहेगा, कुछ रहेगा, इसी टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है। बहुपद के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, नंबर 1 कि जब भी आपको बहुपद चेक करना है तो याद रखिए x का जो घातांक है वो निगेटिव नहीं हो, निगेटिव नहीं हो, या x जो है आपका डिनोमिनेटर में यानी कि हर में ना हो। x का घातांक निगेटिव में नहीं हो, यानी उसका जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो निगेटिव नहीं हो, माइनस में नहीं हो, और जो x है वो नीचे नहीं हो। नीचे होगा तो क्या होगा कि डिनोमिनेटर में होगा, उसको ऊपर करेंगे तो उसका घातांक माइनस हो जाएगा। इसीलिए x का पावर जो है ऊपर में रहे तो माइनस नहीं होना चाहिए, और x जो है नीचे में नहीं होना चाहिए, याद रहे। और याद रखिएगा x पर स्क्वायर रूट नहीं हो, x पर स्क्वायर रूट नहीं हो, स्क्वायर रूट नहीं हो। नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट हो सकता है, x के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं हो। x ही नहीं, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। याद रहे पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी हो वो नीचे नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देखो कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि ये जो है एक्स इसमें नीचे है, डिनोमिनेटर में है, यानी कि हर में है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, ये ठीक है, रूट तो है लेकिन ये रूट एक्स के ऊपर नहीं है, ये √2 है, तो ये सही होगा, ये सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ रूट के अंदर में कौन है, एक्स है, हमारा वेरिएबल है रूट के अंदर में, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि बहुपद 3x-2 का शून्यक क्या होगा। आसान है, इजी है, जब भी शून्यक कह रहा है तो 3x-2 को आप 0 से इक्वेट कर दो, यानी 3x-2 इज इक्वल्स टू 0। 3x, ठीक है ना, 2 को आप RHS राइट साइड में ले जाओ तो -2 क्या हो जाएगा हमारा, +2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। ये कन्वेंशनल वे है, ये सबसे अच्छा है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो इसका दूसरा तरीका भी है, हम ऑप्शन के थ्रू इसको बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ऑप्शन ए में कितना है हमारा, ऑप्शन ए में हमारा कितना है 2 है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 3x-2 है ना, यहाँ पे हम जो है x के प्लेस में हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 हो गया, x यहाँ है ना, यहाँ पे आप 2 पुट कर दो, है ना, अब -2 इसको कर दो, 3 दूना 6 -2, 6 - 2 कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पे 0 आना चाहिए था, मतलब ये आंसर सही नहीं है। दूसरा आप देखो, है ना, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, -3, ये देखो कितना है 3x-2, यहाँ पे -3 रखते हैं, -3 और -2 हो जाएगा, 3 तिया -9 और -2, तो -9 और -2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। एक काम करते हैं, हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं 2/3, तो 3 है, यहाँ पे रख दो, आप पुट करो 2/3 पुट करो और -2, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 कितना आ रहा है हमारा 0, मतलब ये आंसर जो है आंसर नंबर 3 क्या है, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, देख लीजिएगा।
एक्स माइनस सॉरी वाई प्लस 2 के प्रसार में y का गुणांक कितना है। मतलब आपसे कह रहा है कि पहले y प्लस 2 को एक्सपेंड कीजिए, उसको आइडेंटिटी का यूज़ करके, फार्मूले का यूज़ करके उसको बढ़ाइए, फिर बताइए उसमें y का गुणांक कितना है। तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग अगर हम इसका फार्मूला का यूज़ करें तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस लास्ट में क्या होता है 2ab 2a। और अगर माइनस रहे तो यहाँ इस जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब है पहला जो टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab 2a कितना है हमारा वाई है और b कितना है हमारा 2 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। तो पूछा है y का गुणांक कितना है, तो y का गुणांक कितना है। गुणांक किसको कहते हैं, जिसका गुणांक पूछे वो टर्म जो है वो वेरिएबल किससे गुना है। तो y देखिए किससे गुना है, तो +4 से गुना है। तो आंसर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। अगर y स्क्वायर का गुणांक पूछता है तो y स्क्वायर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। तो y स्क्वायर का अगर पूछता है तो हम 1 लेते, ठीक है। लेकिन y का पूछा है तो हम क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक है। गुणांक से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। सपोज करो आपको पूछ देगा कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का बताइए, इसमें x का गुणांक बताइए कितना होगा। तो x का गुणांक आपको देखना है कि x कौन तो है, यहाँ है ना x, तो x किससे गुना में है, -3 से है तो -3 हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा तो एक्स स्क्वायर किससे गुना में है 2 में, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और सपोज करो कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें पूछे एक्स का गुणांक कितना है। एक्स का गुणांक एक्स का गुणांक कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर किससे गुना में है, 1 से गुना में है, तो एक्स स्क्वायर का भी कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 4, ठीक है, 7 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है हमारा 6 है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट है, ठीक है, जो हमारा लास्ट टर्म है वो भी कितना है हमारा 6 है। दोनों को पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। अब और 36 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और कितने तरीके से हम 36 को लिख सकते हैं, 36 को हम 12 तिया 36 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 12 तिया 36 भी लिख सकते हैं और 36 को 9 चौके 36 भी हम लिख सकते हैं। अब हमें देखना ये है, हमको इस टर्म को, ये जो है ये तो है 6 स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, प्लस ये 5x जो है और ये भी सेम रहेगा -6। हमें इस 5x को 2 टर्म में तोड़ना है, ठीक है। इस टाइप से तोड़ो कि पहले आप जोड़ के देखो, 6 और 6 को जोड़ो 12 हो गया, और 6 और 6 को घटाओ, ठीक है ना, 0 आ गया, तो 5 नहीं आ रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 12 और 3 को जोड़ो 15 हुआ, 12 में 3 घटाओ 9 बचा, नहीं होगा ये, ठीक है ना। 9 और 4 को जोड़ो 13 हुआ, 9 में 4 घटाओ कितना आया 5 आ रहा है, मतलब इससे हमारा आ रहा है। तो 9 और 4 में तोड़ेंगे, यहीं से हम डिसाइड करेंगे उसको क्या लिखना है। अपने मन से नहीं कि 6 माइनस 1 कर दिए तो 5 हो गया ना, इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, तभी हमारा कॉमन आएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 9x माइनस 4x, 9x माइनस 4x। अब देखिए आपको कॉमन करना है, तो इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है। तो इसमें 6 है, इसमें 9 है, दोनों 3 के टेबल में आता है, मतलब यहाँ 3 कॉमन है। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, मतलब एक्स को हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2x और यहाँ पे बच जाएगा +3।
और यहाँ पे हमारा -4 है, तो माइनस को हम कॉमन करेंगे। जब भी माइनस इस तरह से आए तो आपको माइनस को कॉमन करना है, ठीक है। उसके बाद जो है 4 और 2 में 6 में क्या कॉमन है, तो 4 और 2, 4 और 6 2 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 3, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो कि सॉरी ये प्लस होगा। अब यहाँ पे आप देखो कि ये 2x प्लस 3 है, और ये भी कितना है 2x प्लस 3, ये दोनों 2x प्लस 3 है। 2x प्लस 3 को कॉमन कर लेंगे, या ऐसा समझो कि 2x प्लस 3 को एक बार लिख दो, और एक बार 3x माइनस 2 को आपको लिख देना है। दोनों में से 2x यहाँ से 2x प्लस 3 और यहाँ से 2x प्लस 3 को कॉमन कर दिए, ठीक है। तो हमारा कितना बच जाएगा 3x माइनस 2 बच जाएगा, तो 3x माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे वैल्यू दे देगा, जैसे कि 2 3, ठीक है ना, 4 6, इस तरह वैल्यू देगा, आप पुट करोगे उसका तो आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, पहले आते थे अब नहीं आते, ठीक है, लेकिन आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, झारखंड बोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, -1 -2 किस चतुर्थांश में है। -1 -2 किस चतुर्थांश में है, तो आप पहले इसको y, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा क्या है x अक्ष है, ठीक है। ये हमारा x है और ये क्या है हमारा y है। पता है आपको ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, और ये माइनस y है, सॉरी माइनस x है, और ये क्या है माइनस y है। इधर हमारा नेगेटिव होता है, ये देखिए दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव है और y भी क्या है नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे x नेगेटिव है और y क्या है हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए इस चतुर्थांश में देखिए चौथे वाले में, तो यहाँ पे क्या है x हमारा पॉजिटिव है लेकिन y क्या है हमारा निगेटिव है। देखिए हमारा दोनों वैल्यू नेगेटिव है, दोनों वैल्यू क्या है नेगेटिव है, -1 -2 दोनों नेगेटिव किस में आता है, तो हमारा आता है तृतीय चतुर्थांश मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर इस टाइप से आपको समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ड्रॉ करो, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष को ड्रॉ कर दिया आप, ठीक है। आपको वैल्यू को रखना है कि वैल्यू कहाँ है, जैसे कि -1 कहाँ है, -1 और -2 कहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो वैल्यू है हमारा एक्स का वैल्यू है, और ये जो है हमारा y का वैल्यू है। तो x का वैल्यू -1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा -1 यहाँ है, और y का वैल्यू -2 कहाँ आएगा, -2 कुछ यहाँ आएगा। तो ये वैल्यू कहाँ आ रहा है, ये वैल्यू कहाँ इस जगह कहीं पॉइंट में आएगा, आएगा ना। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, तो किस में आ रहा है तीसरे में आ रहा है। इस तरह से भी आप पता कर सकते हो। और एक बात याद रखिएगा, ये जो यहाँ जो ये -1 है इसको हम लोग बोलते हैं भुज, और ये -2 है इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में दे दें कि बताइए यहाँ इस पॉइंट पे बताइए ये भुज कौन सा है, तो ये जो भुज है दो हमारा क्या है, हमारा भुज है मतलब x का वैल्यू है, और ये -3 क्या है, ये हमारा कोटि है, कोटि मतलब y। तो x अक्ष भुज को रिप्रेजेंट करता है और y अक्ष किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कोटि को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये 4 जो है ये भुज है और 0 क्या है हमारा कोटि है। इसको याद रखना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, -2 4 का भुज है। देखिए ना इस टाइप का क्वेश्चन है, -2 और 4 में भुज कौन सा है, तो पहला जो है वो क्या है, ये हमारा भुज है, और ये 4 क्या है, ये हमारा कोटि है। तो भुज कौन सा है, तो ये हो जाएगा -2 हमारा भुज है। अगर कोटि आता है कि कोटि बताइए तो क्या बताते हैं हम, 4 बताते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 की तुलना ax प्लस by प्लस c से करने पर a b c का मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए हमारा समीकरण क्या है, -2x ठीक है प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
यहाँ पे ये देखिए c बराबर 0 होता है, मतलब c लेफ्ट साइड में होता है ना कि राइट साइड में। यहाँ पे 6 का वैल्यू बाहर दिया हुआ है, उसको अंदर करना होगा तभी आप निकाल पाओगे। अगर ऐसे आप निकाल दिए तो आपका गया, ठीक है। तो आपको पहले उसको अंदर करना है, ठीक है। एग्जाम में बाहर ही देगा, आपको उसको अंदर करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये जो x के जो बगल में आपको दिख रहा है ये है हमारा a, ये किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है। और ये जो 3 है ये हमारा क्या है, ये हमारा b है। और जो -6 है ना ये हमारा क्या है, c है। तो देखिए a का वैल्यू कहाँ है, -2, ये देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आप 6 को नहीं करोगे तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। एक और बात आपको याद रखना है कि ये जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, ठीक है। याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मूल रूप है, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा। और अगर द्विघात समीकरण का मूल रूप पूछे तो आपको ये बताना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात का समीकरण पूछे तो आपको ये बताना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का हल क्या होगा, ठीक है। मतलब इसका कौन सा आंसर है ये आपको बताना है। तो इसका एक आसान सा उपाय है कि आप सारे वैल्यूज को एक एक करके पुट करो, तभी आप जान पाओगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इक्वेशन को लिख देना है। इक्वेशन कितना है हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे 2 क्या चेक करेंगे, 2 मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। यहाँ जो 2 है ना, ये x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू भी कितना है, 2 है। आपको पता होगा कि पहला जो वैल्यू होता है कोऑर्डिनेट के अंदर में, सॉरी ब्रैकेट के अंदर में, वो x होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, हमारा y होता है। उसी को तो भुज और कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस, ठीक है ना, और 2, और y का कितना है 2 ना, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। जब भी वैल्यू रखो आप ब्रैकेट के अंदर में रखो, अच्छा रहेगा। इज इक्वल टू 6 है। यहाँ देखो कितना हो गया, 2 प्लस 2 दूनी कितना हो गया, 4 बराबर 6। देखो 6 बराबर 6 आ गया ना, मतलब ये सही है, ये क्या है, सही है। दूसरा पुट करके देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन है। हम यहाँ पे पुट करेंगे x का -2 और y का भी -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और प्लस है तो प्लस देंगे, और 2 और यहाँ पे -2 करेंगे। इज इक्वल टू कितना है हमारा, 6 है। हमें देखना है कि ये 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -2, सॉरी वैल्यू गलत पुट कर दिए, यहाँ पे -2 पुट करना है, ठीक है। तो यह -2 -4 कितना आ रहा है, -6, तो -6 आ रहा है, 6 आना चाहिए था, -6, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। हम तीसरा ऑप्शन पुट करके देखते हैं, तीसरा वैल्यू ये पुट करते हैं 2 -2, ठीक है ना। तो 2 और -2 पुट करेंगे, तो x का 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस 2y है, यहाँ पे कितना है 2y ना, तो 2 लिखेंगे, और y के जगह में क्या पुट करेंगे हम, -2 इज इक्वल टू कितना है हमारा 6 है, ठीक है। तो हम 2 और -4 इज इक्वल टू 6, 2 में 4 जगह कितना बचेगा, -2 बराबर 6, -2 और 6 बराबर होता है क्या, नहीं होता है। तो ये भी एक भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में यहाँ पे a है ना, a जो नहीं देगा आपको यहाँ पे क्या लिख देगा, k कर लिख देगा, k, और बोलेगा k का वैल्यू निकालिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा 3 जो है ये क्या है, ये 3 हमारा x का वैल्यू है, और ये 4 क्या है, 4 हमारा y का वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 3 और ये y का वैल्यू 4 कर देते हैं पुट, इज इक्वल टू a, x का कितना है 3 है, तो x का यहाँ 3 लिखेंगे और प्लस यहाँ 7 कर देंगे, तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 बराबर a गुना 3 कितना हो जाएगा, 3a प्लस 7, ठीक है। अब क्या करो आप 3a को यहाँ रहने दो और 7 को इधर ले आओ, तो 12 में से 7 को घटा देंगे, 12 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 में 7 को घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, 5 बराबर 3a, 5 बराबर 3a।
अब आप ना ए को इधर छोड़ दो और 3 को इधर लाओ तो 5 बटे कितना हो जाएगा 3, 5 बटे 3। तो ए का वैल्यू कितना निकल रहा है 5 बटे 3, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है। आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो उसको अभिगृहित कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिगृहित। एक चैप्टर है 9th में, हाँ, अभिगृहित वाला, तो उसी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण किसको कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं कि ऐसे दो कोण जिसका सम कितना हो हमारा 90 हो। तो बताइए 55 है तो कौन सा ऐसा कोण है जिसको जोड़ने के बाद 90 हो जाएगा? तो 55 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 90 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण कितना होगा? ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है और क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए जो है वो 130 डिग्री का है। तो अगर बड़ा वाला ट्रायंगल में देखें तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 130 दिया हुआ है, तो बी प्लस सी कितना निकल जाएगा हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, देन अगर ये जो है ना ये यहाँ पे सपोज करो ये पॉइंट ओ है, तो ये जो ओ बी है ये समद्विभाजक है। कौन समद्विभाजक है? ये मतलब एंगल बी को और एंगल सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो बताइए एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 50 है, यहाँ से 50 है। ठीक है, तो ये छोटा सा जो कोण है, ये वाला कोण दिख रहा है, ये वाला, ये येलो कलर का ये जो कोण है, ये हमारा ये कोण और ये वाला कोण यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों कोण का मान कितना होगा? तो जाहिर सी बात है जब दोनों बी और सी बड़ा वाला कोण का 50 है तो इसका समद्विभाजक मतलब 12.5 होगा ये और 12.5 होगा ये, मतलब दोनों मिला के कितना है हमारा 25 है। कितना है 25 है। ये हो गया 12.5 मतलब 12.5 और ये भी कितना हो गया 12.5 हो गया। ठीक है ना, मतलब 12.5 ये है और 12.5 यहाँ है और 12.5 यहाँ है। जब ये वाला 12.5 और ये 12.5 दोनों मिला के 25 हो गए तो ये कितने बचे बताइए? जब दोनों मिला के 25 हो गए तो ये कितने बचे? तो 180 में से 25 को माइनस कर दो कितना बच जाएगा हमारा 155 हो जाएगा, 155। तो आंसर हो जाएगा 155 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 155। कितना हो जाएगा 155 डिग्री। थोड़ा भारी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि आकृति में ए बी और डी ई दोनों पैरेलल है। क्या दोनों पैरेलल है? मतलब ये जो है ना ये बी यहाँ दिख रहा है, ये ए बी, ये ए बी और ये डी ई हमारा दोनों क्या है पैरेलल है। और बी ए सी जो है 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। तो हमें सी डी और सी डी ई गिवन है। सी डी ई जो है 53 डिग्री है, ये वाला 53 डिग्री ये वाला एंगल। ठीक है, तो हमें निकालना है डी सी ई, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये रेड से जो दिख रहा है ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो पता है जब इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हो और इस तरह का जब ट्रांसवर्स लाइन हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। तो ये अगर 35 है तो ये वाला भी यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये वाला ये भी 35 होगा। ठीक है तब ये यहाँ 53 दिया हुआ है, ये यहाँ 35 है। ठीक है, तो 53 और 35 कितना हो गया 88 हो गया। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हमारे पास 53 और 35 डिग्री पहले से है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 88 को माइनस कर दो तो इन 53 और 35 को घटा दो, जो बचा वो क्या है, वो ये वाला एंगल है हमारा जो हमें निकालना है। उसमें कर दो, यहाँ कितना बच गया 2 हो गया और यहाँ पे 17 में 8 जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक है ना, 92 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ए बी पी क्यू बराबर है बी सी क्यू आर बराबर है और सी ए पी आर भी बराबर है। तो ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सर्वांगसम है या ये सर्वांगसम है? कौन सा सही होगा इसमें से, ये हमें पता करना है। ठीक है तो हम पहले दो ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिए ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर। यह है पी
ये है क्यू और ये क्या है हमारा आर है, ठीक है, पी क्यू आर है। अब बोला है कि ए बी और पी क्यू बराबर है, मतलब ये ए बी और ये पी क्यू बराबर है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि बी सी और क्यू आर बराबर है, मतलब ये बी सी और ये क्यू आर क्या है बराबर है। और थर्ड बोला है कि सी ए और पी आर, सी ए ये वाला और पी आर सॉरी आर पी ये बराबर है। तो देखिए ये इसके इक्वल है, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर और सी ए आर पी। तो ये दोनों क्या है सर्वांग सम है, तो यही वाला सही होगा ना, ए बी सी और पी क्यू आर बराबर होगा, ठीक है। अगर आपको उस तरह से समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देख सकते हो, इसको बना सकते हो कि ये देखिए यहाँ पे ए बी और पी क्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी और पी क्यू है। तो यहाँ देखो आप, ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप कि ये ए बी यहाँ पे है ना, ए बी ये देखो पी क्यू है, ठीक है, बराबर है बी सी, मतलब ये वाला दोनों, अब दोनों ये वाला साइड ले लिए हम, ठीक है, बी सी ये वाला देखो यहाँ लास्ट में है बी सी, यहाँ पे क्या है क्यू आर, ठीक है। लास्ट में वहाँ है देखिए कि बोला है सी ए, क्या बोला है सी ए, मतलब सी और ए ये दोनों वाला लिया है लास्ट वाला, ये सी और ये ए, तो आर और पी, ठीक है ना, ऐसे भी आप मैच करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी और कोण बी 70 है, तो कोण ए किसके बराबर होगा। देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये ए है, ये हमारा बी है और ये क्या है हमारा सी है, ठीक है। ए बी और बी सी बराबर है, मतलब ये ट्रायंगल ये साइड और ये वाला साइड क्या है बराबर है। और कोण बी बोल रहा है कि ये वाला डिग्री कितना है 70 डिग्री, ये वाला है 70 डिग्री है ये। तो जब ये समद्वि बाहु त्रिभुज है तो ये 70 है, तो ये भी कितना होगा 70 ही होगा ना। जब ये 70 है, ये 70 है, 140 हो गया है ना। तो बोल रहा है कोण ए किसके बराबर होगा, 140 हो गया, तो कोण ए किसके बराबर होगा बताइए। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जब ये 70 यहाँ है और 70 यहाँ है, 140 हो गया, तो कितना बचा 40, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 40, मतलब ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ट्रायंगल डी एफ में कोण डी बराबर कोण एफ, ई एफ का वैल्यू 4 है, डी एफ का वैल्यू 5 है। पहले आपको ट्रायंगल बनाना ही होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसका नाम है ए, इसको दे देते हैं बी और ये मान लेते हैं सी, ठीक है। डी और सॉरी डी ई एफ है, डी एफ, इसको डी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं एफ, ठीक है। तो एंगल डी और एफ बराबर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है बराबर है। अब तब देखिए जब दो एंगल बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा, मतलब ये वाली भुजा, इसके सामने कौन सी भुजा है, इसके सामने ये भुजा है ना, मतलब ये वाली भुजा, और इसके सामने कौन सी भुजा, ये भुजा है, ये वाली भुजा बराबर है, मतलब ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और बोला है डी एफ 5 है, डी एफ कितना है हमारा ये वाला, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है। और बोला है कि ई एफ 4 है, ई एफ का वैल्यू 4 है। तो बोल रहा है बताइए कि डी ई कितना होगा। देखिए जब ये वाला ये दोनों भुजा बराबर है तो 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 21 ट्रायंगल एबीसी के लिए निम्न में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। बोल रहा है कि ट्रायंगल एक एबीसी है, सपोज करो ये ट्रायंगल है एक एबीसी, ए है बी और ये क्या है सी है। बोला है कि ए बी और बी सी, मतलब ये दोनों साइड को, दो साइड को जोड़ने पर हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। बिल्कुल ट्रायंगल में ये ट्रुथ है, ठीक है ना, कि दो साइड को कभी भी, कोई भी दो साइड को हम जोड़ेंगे ना तो वो तीसरे साइड से बड़ा ही होगा, ये रूल है। ये वाला देखिए कि दो साइड को अगर हम जोड़ेंगे तो वो तीसरे साइड से छोटा होगा, कभी नहीं होगा इस तरह, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और ऐसे 3 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी, मतलब दो साइड को हम जोड़ दें तो तीसरे के बराबर होगा, नहीं होगा, इस तरह से भी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन सही है, इसको याद रखिएगा। किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, याद रखिएगा ये चतुर्भुज से क्वेश्चन है कि आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये आयत है, ठीक है ना, आयत के दोनों विकर्ण, ये दोनों विकर्ण ये आपस में दोनों बराबर होते हैं। ये भुजा इसके बराबर होता है और ये चौड़ाई है इसके बराबर होता है, इसके बीच का एंगल कितना होता है हमारा 90 होता है। और ये आयत जो है एक समानांतर चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 90 75 है, तो इसका चौथा कोण कितना होगा। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है।
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सपोज करो एक चतुर्भुज है ABCD, क्या है ABCD। सपोज करो एक चतुर्भुज है ABCD, इसका नाम A है, यहाँ B है, ये C है और ये D है। तो हम लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, C प्लस D कितना होगा 360, कितना होगा 360 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो A प्लस B प्लस C, हमारे पास ये 3 कोण तो दिया है ना, तो मान लेते हैं A 75 है हमारा, B जो है कितना है 90 है, प्लस C कितना है 75 है, D का हमें नहीं पता, D लिख देते हैं, सब मिला के कितना हो गया 360 हो गया, ठीक है ना, 360 हुआ। अब 75 75 150, 150 और 90 को जोड़ तो हमारे 240 हो गए। तो लिख सकते हैं कि 240 प्लस D इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। तो D कितना हो जाएगा हमारा, इसको 360 में से माइनस कर दो, किसको 240 को, यहाँ देखिए आप, ठीक है, यहाँ छोड़ दीजिए। 360 में हम जो है 240 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा 120। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 120। सिर्फ आपको बस 360 में इन तीनों को घटा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आकृति में यदि OAB 40 डिग्री है तो ACB किसके बराबर होगा, ठीक है ना। ये देखिए हमें जो है ये वाला एंगल दिया हुआ है कि ये 40 है 40 डिग्री। हमें पता है कि ये रेडियस है, ये A से O क्या है, ये रेडियस है, और ये O से B भी ये क्या है हमारा रेडियस है। पता है कि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या प्रॉपर्टीज है, जो दोनों साइड्स उसके इक्वल होते हैं और दो साइड के अपोजिट में जो ये एंगल है ना वो भी इक्वल होगा। मतलब इस साइड के अपोजिट में ये एंगल, इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये 40 है, और इस साइड के अपोजिट में कौन सा है, ये वाला है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा, ये एंगल ये भी 40 होगा, ठीक है। जब ये 40 है, ये एंगल 40 है, ये भी 40 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा वृत्त में कि यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, और अगर सेम आर्क है, अगर सेम आर्क है और वही आर्क अगर सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और सेम वही आर्क किसी सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट मतलब सरकमफेरेंस पे कहीं एंगल बना रहा है, तो ये सेंटर का एंगल है ना, ये इससे डबल होता है। कहने का मतलब है कि ये अगर 100 है तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा 50 होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 50, आधा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर लिखा है अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, ये वाला अर्धवृत्त हो गया, ये वाला ये क्या है, ये अर्धवृत्त है, तो इसका कोण कितना होता है, ये वाला कोण, इसका कोण कितना होता है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखो आप ऑप्शन ए में देखो, देखो ये अलग है बिल्कुल, ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में है, नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो, आप इस डी वाले पिक्चर को देखो आप, ठीक है ना, डी वाले पिक्चर को देखो, देखिए एक आधार सेम आधार है ना, क्यू आर सेम आधार है ना, और ये रेखा देखा दिख रही है समांतर रेखा है, और इसके बीच ही बना है हमारा ट्रायंगल। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा आता है रेशियो वाला क्वेश्चन, कि बोलेगा एक चतुर्भुज है, उसमें कोनों का अनुपात कुछ दे देगा, जैसे कि सपोज करिए कि दे देगा एक चतुर्भुज है, उसमें कोनों का अनुपात है 2:3:4, ठीक है ना, अनुपात 6। बोलेगा कोनों का अनुपात ये है, तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, ठीक है ना। जब भी आपको अनुपात में मिले ना, तो आप इसको x कंसीडर कर लो। मान लीजिए कि ये 2x है और दूसरा 3x है, उसके बाद 4x है, उसके बाद कितना है 6x है, ठीक है।
ठीक है। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप ना चारों को जोड़ दो, 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6x, ठीक है ना, किसके इक्वल हो जाएगा 360। आप जब इन सभी को ऐड करोगे, इन सभी को, तो हो जाएगा ये 15x। तो 15x का मान कितना आ गया 360 है ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 360 बटे 15, ठीक है ना। 15 से इसको घटा दो, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है, और बच जाएगा 6, 15 चौके 60, 24 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 24 आ गया, 24 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम प्रत्येक एंगल का जो है हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला कितना था 2x था, उसके बाद क्या था 3x, उसके बाद क्या था 4x, उसके बाद था लास्ट में 6x, तो ना। तो 2x का कितना हो जाएगा 2 इंटू 24, 3 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 24, 4 का कितना हो जाएगा 4 इंटू 24, और 6 का कितना हो जाएगा 6 इंटू 24। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्रत्येक एंगल निकल जाएगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, बस हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए ये हमारा, सपोज करो ये वृत्त है, ये पूरा क्या है, एक वृत्त है, यहाँ पे सेंटर है, और ये हमारा डायमीटर है, मतलब व्यास है, ठीक है। तो बोल रहा है अर्धवृत्त का कोण। तो अर्धवृत्त पर जब कोण बनाएंगे, आपको पता होगा कि कहीं से भी आप अर्धवृत्त में कोण बनाओ, ठीक है, इस टाइप से कोण। सभी कोण कितने होते हैं, सभी कोण याद रखिएगा 90 डिग्री के होते हैं, मतलब समकोण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ADC 70 डिग्री है तो ABC का मान क्या होगा। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त के अंदर में जो चतुर्भुज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण है कि चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 70 है, तो यहाँ पे कितना होगा 110 होगा, 110 होगा, तब ना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो हम जो है इन सबको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको 40 डिग्री को हम लोग नहीं बना सकते हैं। जब हम लोग रचना करते हैं तो उसमें हम लोग 60 को बना सकते हैं। देखिए हम लोग उसमें 60 को बना सकते हैं, 60 का आधा 30 बना सकते हैं, ठीक है ना, 30 का आधा 15 बना सकते हैं, 15 का आधा 7.5 बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी 0.5 में इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री बना सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे 30 को और 7.5 को, तो कितना हो जाएगा 37.5 डिग्री भी बना सकते हैं। तो ये सब संभव है, 40 डिग्री संभव नहीं है, ठीक है। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, मतलब ये भुजा है, ए का वैल्यू दिया हुआ है इतना, ये भुजा है, ठीक है ना। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं पता है तो आप देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 2√3 दिया हुआ है ना भुजा, इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा √3/4 गुणे, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3√3, 3√3 बचेगा। अब हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं मैच कर रहा है, तो अब हम रूट का वैल्यू पुट करेंगे √3 का, ठीक है ना। तो 3 गुना √3 था ना, तो √3 का वैल्यू होता है 1.73। अब इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 साते 21 का 1 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 3 का 3 2 5, मतलब 5.19 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला आंसर हिट कर रहा है, ठीक है 1 नंबर।
15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हीरोन के सूत्र से है। 15, 20 और 25। देखिए हमें दिया है ए बराबर, मान लेते हैं हम लोग ए बराबर कितना है 15 है, बी बराबर कितना है 20 है और सी बराबर कितना है हमारा 25 है। ठीक है ना। अब आप पहले ये बताओ कि हीरोन का सूत्र कहाँ लगाते हैं। देखिए अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो समकोण त्रिभुज का तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला, 1/2 गुना आधार गुना क्या लगाते हैं, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई लगाते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हमें निकालना हो समबाहु त्रिभुज का जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, √3/4 ए स्क्वायर लगाते हैं, उससे निकल जाता है। लेकिन जब ऐसा त्रिभुज हो जिसकी कोई भुजाएं जो है बराबर नहीं हो, ठीक है ना, विषमबाहु त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल ऐसे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से इस्तेमाल नहीं कर सकते ये सब फार्मूले से। उसके लिए हमें एक स्पेशल फार्मूला चाहिए जिसको हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। ठीक है ना। तो हीरोन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास गिवन है 15, बी बराबर 20, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं। एस कैसे फाइंड करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस c/2 करते हैं। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 + 20 + 25 तो कितना हो जाएगा 45, 50, 60, तो 60/2, 60/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 30। मतलब एस का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है ना। एस को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। ठीक है ना। आपको थोड़ा और इजी अगर करना हो, ठीक है ना, तो आप पहले ना ऐसे निकाल लो S - A फाइंड कर लो। ठीक है ना। फिर S - B फाइंड कर लो। ठीक है। फिर S - C फाइंड कर लो। S - A कितना हो जाएगा, यानी 30 में से 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 15 बच जाएगा। और फिर 30 में से हम क्या करेंगे 20 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 30 में से अब 25 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 5 बच जाएगा। तो एक हो गया आ गया 15, एक हो गया 10, एक हो गया 5। ठीक है। और फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है रूट अंडर, ठीक है ना, या अंडर रूट S - A S - B S - C। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा रूट अंडर S का वैल्यू कितना हमारे पास 30 है, S - A कितना है 15 है, S - B कितना है 10 है, S - C कितना है 5 है। देखिए आपको गुना नहीं करना है, आप अगर गुना करोगे ना तो इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको ना थोड़ा सा इसी कैसे करेंगे देखिए थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा इसको हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है। जैसे 15 को हम लिखेंगे 2 × 15, क्यों लिखेंगे क्योंकि 15 हमारे पास ऑलरेडी है। 15 15 का पेयर बन जाएगा तो 15 को बाहर कर देंगे। और उसके बाद पता है 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5 लिखेंगे। ठीक है। और 5 हमारा ऑलरेडी है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये 5 5 का पेयर बना, 5 5 का पेयर बना, ये 15 15 का पेयर बना, और 2 यहाँ 1 2 यहाँ, इसका भी पेयर बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, हम बाहर कर देंगे किसको, बाहर करेंगे एक 2 का पेयर हो गया है, एक 15 का पेयर हो गया है और एक हमारा 5 का पेयर हो गया है। तो कितना हो गया 15 दूना 30, 30 5 6 150। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा आंसर, तो हमारा आंसर होगा 150, 150 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। ये देखिए ये है 150। ठीक है। एक घनाभ जिसकी लंबाई 15, चौड़ाई इतनी और ऊंचाई इतनी है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है ना। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2LB + BH + HL, ये होता है ना। और हमें गिवन है 15, 10 और 20। ये है लंबाई, B मतलब चौड़ाई, और ये है ऊंचाई, H मतलब ऊंचाई। ठीक है ना। जस्ट हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। 2 लिखे हैं फिर, ठीक है ना। L × B, L × B कितना हो जाएगा 15 × 10,
15 गुना 10 प्लस बी गुना एच, बी और एच कितना है हमारा 10 गुना 20, 10 गुना 20 कर दीजिए ना, प्लस एच एल, एच कितना है हमारा 20 और एल कितना है 15, तो 20 गुना 15 कर दो, 20 गुना 15 कर दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कर दीजिए, 15 गुना 10 150 हो गया। ठीक है, प्लस 10 गुना 20 कितना हो गया हमारा 200 हुआ, 20 गुना 15 300, जोड़ के कितना आ गया हमारा, ये 2 रख दिए यहाँ पे, कितना हो गया 200 3 से 5 6 650 650 650 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना 12 1300 हो गया, कितना हो गया 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है आर बराबर हमें कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुने 22/7, 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार 7 को लिख सकते हैं, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कितना, बच जाएगा इस 22 को 4 से गुना करो हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88 इंटू 7, 88 को जब 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 616, 616 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बहुत इजी है, शंकु, ये शंकु होता है, ये क्या होता है, ये शंकु होता है। ठीक है, फिर से बनाते हैं, ये शंकु होता है। ठीक है, ये इसका तिर्यक ऊंचाई है, इसको एल बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ये ऊंचाई है और ये क्या है हमारा त्रिज्या है। ठीक है, तो शंकु का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो कितना होता है, इजी सा है फॉर्मूला, पाई आर एल होता है। पाई का वैल्यू कितना है हमारा 22/7 होता है, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 7, एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 10 है, ये 7 से 7 तो कट जाएगा, कितना बचेगा 22 गुना 10 220 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो, अगर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो पाई आर एल हो गया वक्र, अब प्लस इसमें जोड़ देना पाई आर स्क्वायर, बस हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन बाद में कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसका आयतन निकालना है। एक शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा हमारा 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ठीक है ना, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 7 और एच कितना है हमारा, सॉरी मिस्टेक हो गया, आर हमारे पास 6 है। ठीक है ना, तो हम करेंगे 6 का स्क्वायर ही कर दो। ठीक है, 6 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई है हमारा 7, तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/3 गुने 22 गुने 36, 36 को इसको कटा देंगे 12 बार में, तो हमारे पास बच गए 22 गुना 12, 12 24 का 4, अच्छा 2, 24 है 2 26, हो जाएगा हमारा 264, 12 को और 22 को आप मल्टीप्लाई कर दो, जो बचा वो आंसर आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर है, उसका आयतन निकालना। घनाभ का आयतन निकालना ये तो बहुत ही ईजी है। घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, वी मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, कैसे निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, बस गुना कर देना तीनों को, 6 गुना 5 गुना 4.5। ठीक है, इसको आप गुना कर दो। अच्छा, अगर नहीं गुना पाओगे तो पॉइंट को यहाँ से इसको रिमूव करो, यहाँ पे 10 लगा दो। ठीक है ना,
और 5 से इसको 10 में कटा दो, कितने बार में, 2 बार में, और 2 से फिर आपको इसको 3 बार में इसको कट कर दो, ठीक है ना। तो बच गए 3 गुना 45, तो 3 गुना 45 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आंकड़े में 5 की बारंबारता कितनी है, मतलब 5 कितना बार आया है, 5 कितना बार आया है। तो एक बार बारंबारता मतलब होता है कितनी बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या बार आया है। तो एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ 2 बार हुआ, 3 बार, 4 बार और एक बार 5 बार। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5। इसकी बारंबारता कितनी है, बहुत इजी है बच्चा वाला क्वेश्चन। 5 और 5 10, 10 और 1 11। देखिए जब आपको लिखना हो तो 1 2 3 4 और 5 में ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन करके, है ना। फिर 6 लिखना हो 6 7 8 9 फिर 10, ये 11 फिर 12 13 14 फिर 15, इस तरह से लिखते हैं। इसको मिलान चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आंकड़े का माध्यक क्या है। आप लोगों को बताए थे कि माध्यक कैसे निकालना है, अगर नहीं पता है तो देखिए। सबसे पहले जो आपको डाटा गिवन है ना, उसको आप ना बढ़ते क्रम में सजाइए, है ना। तो बढ़ते क्रम में जब आप सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है, 7 है, पहले 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, ठीक है। 11 के बाद 12 भी है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, फिर 15 है। कुल मिला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 डाटा है। 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 डाटा है। देखिए पूछा है माध्यक, माध्यक मतलब होता है बीच वाला। तो बीच वाला में क्या होगा, 3 को आप ये छोड़ दो, ये इस 3 को आप छोड़ दो, और यहाँ भी आप 3 को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। तो कौन सा बच गया, 10 बच गया ना। तो यही हमारा माध्यक है। सपोज करो बीच में 2 गो आता, तो 2 गो आता तो दोनों को ले लेते और उसको जोड़ के आधा कर देते उसको, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता क्या होगी। 100 बार उछाले हैं, उसमें से 60 बार पट मिला है, तो चित्त कितने बार मिला होगा, 40 बार न मिला होगा। 40 बार न मिला होगा तो कितना हो जाएगा, 40/100। वैसे इस बार प्रायिकता नहीं है, हटा दिया है, तो आपको प्रायिकता से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने हैं, अभी तक बने हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।